हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं काया और हैना का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि हैना काया को एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें बता देती है और काया भी इन सब चीज़ों से अवेयर हो जाती है। वो बहुत खुश होती है और उसे पता चलता है कि उसके जैसे इस दुनिया में बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं। काया तुरंत अपने हॉस्टल रूम में जाती है और वो बहुत सारे डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेती है। तो अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। काया डेटिंग ऐप इंस्टॉल करती है और उसे जब अपने जैसे लोग दिखते हैं तो वो तो पागल ही हो जाती है खुशी से। वो देखे बिना सबको ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, सबको मैसेजेस करती है और कुछ दिनों के बाद उसे कुछ लड़कियों के मैसेज भी आते हैं और काया सबका रिप्लाई भी करती है। उसे पता नहीं था कि किसी एक का ही रिप्लाई करना होता है, मतलब जिसके साथ उसे रिश्ता बनाना है बस उसको ही रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो सबको रिप्लाई करती है। लेकिन उन सब में से वो जिससे सबसे ज़्यादा बात कर रही थी उस लड़की का नाम था दृष्टि। दृष्टि से ये बहुत बातें कर रही थी, बातें करते करते 4-5 दिन हो जाते। और मैं आपको बता दूं कि दृष्टि भी एक टीचर है। दृष्टि एक प्राइवेट स्कूल में टीजीटी टीचर है। दृष्टि बहुत समझदार थी और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी भी सारी नॉलेज दृष्टि को थी। और जब काया इससे बात करती है तो काया तो इसकी कायल ही हो जाती है और काया सोचती है कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट इंसान मिली है, मैं जल्दी इससे मिलना चाहती हूँ। दोनों मिलने का डेट फिक्स भी कर लेते हैं और दृष्टि उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को फ़ोटो नहीं दिया था। हालांकि काया तो फ़ोटो देने के लिए तैयार थी, लेकिन दृष्टि ने बोला था कि हम दोनों रियल में एक दूसरे को देखेंगे। तो काया मान जाती है और जहाँ पे दृष्टि आई थी काया भी आती है। और दृष्टि जब काया को देखती है तो वो तो काया की कायल हो जाती है और सोचती यार बातों से तो ये बच्ची लग रही थी लेकिन असल में तो बहुत खूबसूरत है। और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दृष्टि को भी काया बहुत पसंद आ जाती है। और वो मन में सोच रही थी कि जो मैंने काया के बारे में सोचा ये तो उससे बिल्कुल अलग निकली। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर दृष्टि काया के हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो काया कहती है आप भी बहुत खूबसूरत हो और आपको दुनिया की कितनी समझ है। तो दृष्टि कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी समझा दूंगी। खैर यहाँ पे तो हमने बातें कर ली और ये पब्लिक प्लेस है, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मेरे कमरे पे चलोगी, मतलब मेरे घर चलोगी, मैं अकेली ही रहती हूँ। काया तुरंत मान जाती है और वो कहती है हाँ हाँ चलो ना। काया दृष्टि के घर जाती है और घर जाके वो देखती है कि उसके घर में तो बस बुक्स ही बुक्स है, एक पर्सनल लाइब्रेरी है जिसे देख के काया बहुत इंप्रेस होते और कहती है वाओ मेरी जैसी है ये तो इतनी पढ़ाकू है। और उससे तो पढ़ाकू लोग ही अच्छे लगते थे। दृष्टि उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेके जाती है और उसे बेड पे सुला देती है। काया भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है सब कुछ करने के लिए, इसने इससे पहले कभी कुछ किया नहीं था, ये सब चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड थी। दृष्टि उसके ऊपर आती है और उसके होठों को चूम लेती है। काया शर्माती है। फिर उसको शर्माता देख दृष्टि कहती है क्या हुआ, पहली बार कर रही हो क्या। तो काया कहती हाँ मैं पहली बार करी हूँ। दृष्टि को लगता है कि ये मजाक कर रही है, झूठ बोल रही है। दृष्टि मुस्कुराती है और फिर काया के ऐसी जगह हाथ रख देती है जहाँ पे काया से कंट्रोल ही नहीं होता, उसके अंदर भी आग लग जाती है और वो दृष्टि को चूम लेती है। दृष्टि काया का हाथ पकड़ती है और अपने करीब खींचती है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कमरा बंद होता है, कमरे का तापमान भी बढ़ गया था, दोनों एक दूसरे से लिपटे थे। तो दृष्टि नीचे आ जाती, काया ऊपर आ जाती और दृष्टि कहती काया सबसे पहले तुम करो। तो काया कहती क्या करूँ। तो दृष्टि हंसती और कहती है कि क्या तुम सच में पहली बार कर रही हो। तो काया कहती हाँ मैंने बोला तो। दृष्टि को लगता है कि अभी भी झूठ ही बोल रही है। तो फिर दृष्टि काया को किस करते हुए आई लव यू बोलती है। काया बहुत खुश हो जाती है, उसे ऐसा लगता है उसने दुनिया की सारी चीज़ें पा ली। फिर दृष्टि कहती चलो बहुत हो गया, अब करो जो भी करना। काया ने पहले तो नहीं किया था लेकिन उसने कुछ वीडियोस देखी थी तो उसे पता था कि कैसे करना है और वो जैसे कर रही थी दृष्टि को हंसी भी आ रही थी और वो समझ गई थी कि शायद काया पहली बार ही कर रही है। तो दृष्टि काया का हाथ पकड़ती है और वो उसके ऊपर आ जाती है और कहती मैं बताती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बाद सो जाते और जब काया सो रही थी तो दृष्टि उसे देखती है और कहती है कि ये कितनी मासूम है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज के ज़माने में भी इसके जैसे लोग हैं। दोनों रात भर स्टे करते हैं और फिर सुबह अपने अपने घर को चले जाते हैं। और जब दृष्टि अपने घर को जा रही थी तो काया कहती है घर जाके कॉल करना। तो दृष्टि को हंसी आ जाती है लेकिन वो हंसती नहीं, वो चली जाती है। और इधर काया बहुत खुश होती है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे प्यार मिल चुका है, बस उसकी ज़िंदगी सफल हो चुकी है। काया अपने घर जाती है उस दिन के बाद। दृष्टि ना तो उसे कॉल करती है और ना ही मैसेज करती है। काया को लगता है कि शायद दृष्टि बिजी होगी, हालांकि वो टीचर है और टीचर को तो
काम होता ही है। तो इसलिए काया यही सोच सोच के दिन गुजार रही थी, लेकिन अब काया से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि उसे दृष्टि से प्यार हो गया था। तो वो कॉल करती है लेकिन कॉल फिर से पिक नहीं होता, तो काया उसे मैसेज करती है और वो कहती क्या हो गया, ना कॉल कर रही हो ना मैसेज कर रही हो, माना कि तुम बिजी हो लेकिन मेरे बारे में तो सोचो, और तुम एक भी कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रही, क्या तुम मेरे से नाराज़ हो, क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो दृष्टि उसे रिप्लाई करती है और वो कहती नहीं, मैं बस थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही। तो काया को थोड़ा तसल्ली मिलता है कि चलो जो वो सोच रही थी वो सच है, वो सच में बिजी है। ऐसे दिन बीत रहे थे लेकिन काया अब तड़प रही थी दृष्टि से बात करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उससे मिलने के लिए। लेकिन दृष्टि को तो काया की कोई फिक्र ही नहीं थी, और अब काया उससे फिर से मैसेज करती है लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। हर जगह से तो ऐसा लग रहा था कि वो रिप्लाई देगी नहीं, इसलिए जिस ऐप से वो दोनों मिले थे उसी एप्लीकेशन पे काया जाती है, और वो जब दृष्टि के प्रोफाइल पे जाती है वो देखती है कि दृष्टि ऑनलाइन है। उसको ऑनलाइन देख काया का तो दिल ही टूट जाता है और वो सोचती है कि मेरे मैसेज रिप्लाई करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन इस डेटिंग ऐप पे आने के लिए इसके पास टाइम है, ये जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है। काया यही सब सोचती है और उसे कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दृष्टि ने उसे ब्लॉक कर दिया। काया का दिल बहुत जोर से टूटता है, वो रोने लग जाती है। उसे फिर से कॉल पे कॉल करती है और दृष्टि उसका कॉल उठा भी लेती है, और इतने दिनों के बाद जब काया दृष्टि की आवाज़ सुनती है तो काया से रहा ही नहीं जाता और वो रोते हुए कहती है कि दृष्टि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, कहाँ हो तुम यहाँ पे बिजी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। दृष्टि जब काया को ऐसा बोलता हुआ सुनती है तो वो कहती है कि देखो काया सुनो, मैं ना इन प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती, ठीक है, और जो भी हुआ ना वो हुकअप था, और ऐसे तो बहुत लोग करते हैं आजकल, ये सब नॉर्मल है, तो मैं इस चीज़ को प्यार नहीं बोल सकती। तो काया बोलती क्या बोल रही हो तुम, क्या उस दिन जो भी हमारे बीच हुआ क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया, क्या तुम मुझे बच्ची समझ रही हो, देखो अब से जैसा तुम बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो दृष्टि कहती तुम समझ नहीं रही हो क्या, मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। काया रोते हुए कहती है मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे अपनी बाकी जितनी भी ज़िंदगी है वो तुम्हारे साथ ही बितानी है। तो दृष्टि कहती बस यही सब मुझे पता था कि तुम मेरे से प्यार करने लगी, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो काया कहती कौन सी मजबूरियाँ हैं। तो दृष्टि कहती कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो एक लड़का है और उसके साथ मैं शादी भी करने वाली हूँ। क्या मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगी कि एक लड़की का रिश्ता ना कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो तुम भी हुकअप करो, अपनी ज़िंदगी के मज़े लो, और जब तुम्हारी उम्र होगी ना तो तुम भी किसी लड़के से शादी कर लेना, क्योंकि ये समाज तो कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं। और काया अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब दोबारा करना है तो हम करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ टाइम पास होगा, और ये अगर तुमने प्यार व्यार दोबारा बोला तो मैं तुम्हें कभी बात नहीं करूँगी। तो काया फ़ोन कट कर देती है, वो रोते हुए कहती है कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, पता नहीं था, उसने दुनिया का चेहरा पहली बार देखा था। तो वो बहुत दुखी होती है, उसे अपने भैया की, अपने मम्मी पापा सबकी बहुत याद आने लगती है। काया का पहली बार इतनी बुरी तरीके से दिल टूटा था, वो तो इन सब चीज़ों को सह भी नहीं पा रही थी, और वो चली जाती है बहुत ही सदमे में। वो तो किसी से मिलती भी नहीं है, ना ही वो 8 क्लास जाती है, ना वो कॉलेज जाती है, ना हॉस्टल में किसी से मिलती है, बस कमरे में पड़े पड़े रोते रहती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन काया ने अब खुद को संभाल लिया था, वो मूव ऑन कर चुकी थी, और जो चीज़ें उसे पसंद थी वो करती थी, वो ड्राइंग बनाती थी, गाने सुनती थी। और एक दिन ऐसी 8 क्लास में जब वो कुछ बना रही थी तभी उसके पास हैना मैम आती है, और जब हैना मैम आती है तो काया इतने दिनों के बाद देखती है, काया तो एक्चुअली भूल ही गई थी कि उसकी आर्ट टीचर भी एक लेस्बियन है और वो उसको सपोर्ट भी करती है। काया जब हैना को देखती है वो तुरंत कहती है मैम आपने जो मुझे डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था ना, मैंने इंस्टॉल किया था, मैं एक लड़की से भी मिली थी लेकिन वो तो धोखेबाज निकली, उसने मुझे धोखा दिया, मेरा तो दिल ही टूट गया। हैना को उसकी बात सुन के बहुत दुख लगता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। वो कहती कोई बात नहीं, ऐसा तो पता नहीं लोग क्यों ही करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो काया कहती मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं। हैना कहती खैर छोड़ो, अभी इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई की, तो अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में सोचो। तो काया हैना की बात मान ली थी, वो पढ़ाई पे भी ध्यान देती, और उसके जितने दोस्त बने थे ऑनलाइन ऐप पे उन सब से भी वो बात करना नहीं छोड़ती, क्योंकि ऐसे ही काया अपने फैमिली से दूर थी, इसका यहाँ पे कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था, तो अकेलापन बहुत था, इसीलिए ऑनलाइन दोस्तों से बात करके अकेलापन दूर करती थी। और ऐसे ही ऑनलाइन दोस्तों से वो मिली भी थी, और बहुत लोगों के साथ उसने संबंध भी बनाए थे, लेकिन सब धोखेबाजी निकली, और इसका तो प्यार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका था।
लेकिन ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन थी, तो ये सोचती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 50 साल क्यों ना लग जाए, मैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में कभी नहीं आऊँगी और अपनी ज़िंदगी तो एक लड़की के साथ ही बिताऊँगी। सही टाइम पास करते करते पता नहीं काहे की ज़िंदगी में इतनी लड़कियाँ आ जाती है कि काहे को खुद नहीं पता था, और अब ये ग्रेजुएट भी हो जाती है कॉलेज से। वो अच्छे नंबरों से पास होती है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, उसका प्लेसमेंट भी हो जाता है बेंगलुरु में। और अब काया बड़ी भी हो चुकी थी, वो 24 साल की हो चुकी थी और काफ़ी एजुकेट भी हो चुकी थी, और उसने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया था कि ये किसी के आगे डगमगा नहीं सकती थी। और अब काया सोचती है कि अपने सेक्सुअलिटी के बारे में वो सबसे पहले मम्मी को बताएगी, और अगर मम्मी नहीं समझी तो वो अच्छे से समझाएगी। काया तो बेंगलोर में चली जाती है और वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी, अच्छी खासी सैलरी भी थी और रेंट भी फ्री था। तो वो जिस फ्लैट में रहती थी उसी में वो कुछ दिनों के बाद अपने मम्मी को बुलाती, वो 2-3 दिन अपनी मम्मी के साथ रहती। फिर वो अपनी मम्मी को कहती, मम्मी आपके लिए शादी, बच्चे, पति कितना ज़रूरी है। तो उसकी मम्मी कहती, बहुत ज़रूरी बेटा, इसके बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं, इंसान आखिर कब तक अकेले रहेगा। तेरे बच्चे होंगे, मेरी नातनी होगी, उसके साथ मैं खेलूंगी कूदूंगी, तू जल्दी से शादी कर ले, तेरी भी उम्र हो गई है और मैं तो चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चों की जल्दी से शादी हो जाए। तो काया कहती, मम्मी ज़रूरी है मैं शादी करूँ, आप भैया की शादी कर दो और भैया की जो बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी और मेरी भी भाभी आएगी और उनके जो बच्चे होंगे उनके साथ खेल लेना, लो आपका सपना पूरा हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती है, लेकिन तेरी शादी भी तो ज़रूरी है ना। तो काया कहती, मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, आपको मेरी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है या मेरी शादी। तो उसकी मम्मी कहती, कैसी कैसी बातें कर रही है, तेरी ये गोल मोल बातें मुझे समझ नहीं आती, सीधा सीधा बोल। तो काया कहती, मम्मी बताओ ना, मेरी खुशी ज़रूरी है या मेरी शादी। तो उसकी मम्मी कहती, बेटी तेरी खुशी ज़रूरी है लेकिन शादी भी तो ज़रूरी है ना, वरना आगे कैसे जाएगी और ज़िंदगी भर कवारा ही रहेगी क्या तू। तो काया कहती, मम्मी आपने कभी मेरी कोई शिकायत सुनी, मतलब कोई घर आके बोला कि मैं किसी के साथ घूम रही थी, फिर रही थी, कहीं जा रही थी। तो उसकी मम्मी कहती, नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं सुना, क्योंकि तू लाखों में एक है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तू मेरी बेटी है। तो फिर काया कहती है, मम्मी आपको पता है आपने मेरी कभी कोई शिकायत क्यों नहीं सुनी। तो उसकी मम्मी कहती, हाँ नहीं सुनी, लेकिन जब तू स्कूल में थी तो तेरे भाई ने कहा था कि शायद ये किसी लड़के के चक्कर में है। तो काया हंसती है और कहती, मम्मी वो लड़के का नहीं, वो लड़की का चक्कर था, उस समय मैं किसी एक लड़की को पसंद करती थी। ये बात सुन के उसकी मम्मी ठहाके मार के हंसने लग जाती है और कहती, तो फिर गोल गोल बातें करिए, साफ साफ बोल। तो काया अपने बारे में बताने से पहले वो अपनी मम्मी को LGBT कम्युनिटी पे बेस्ड कुछ सीरीज़ दिखाती है, जैसे कि लेस्बियन सीरीज़ और गे सीरीज़ भी दिखाती है, और वो कुछ इंटरव्यू भी दिखा दी जिसमें गे कपल, लेस्बियन कपल इंटरव्यू दे रहे थे। जब उसकी मम्मी ये सब देखती है तो वो थोड़ी सी डर जाती है और वह काया के करीब आ जाती है और वो कहती, बेटा ये सब क्या है, क्या तू भी इन्हीं में से है। तो काया कहती, हाँ मम्मी मैं भी इन्हीं में से हूँ और ये सब नॉर्मल है, ये कोई श्राप नहीं है और मैं ऐसे खुद नहीं बनी हूँ, मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया, मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती खुद को और मैं चाहकर भी किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में आए ना, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी होगी, और रिश्ते में खुशी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो उसकी मम्मी रोने लग जाती है और वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती, ये सब क्या है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसकी मम्मी खामोश हो जाती है, पूरा जो कमरा था खामोशी से भर जाता है। तो काया कहती, क्या हो मम्मी, बोलो ना, कुछ तो बोलो। तो उसकी मम्मी कहती, क्या बोलूँ बेटा, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब सबको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, हम तो समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। समाज में लड़कों की कमी है क्या, जो तू एक लड़की होकर लड़की को पसंद कर रही है। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, सोचा नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेंगे। खैर देख काया, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दे, मुझे सोचने दे कि मुझे क्या करना है। तो काया कहती, मम्मी क्या सोच रहे हो, ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी करोगे। तो उसकी मम्मी कहती, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगी। पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया, कैसे कैसे सपने सजा रखे, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, सेम जेंडर से शादी करना चाहते हैं। तो काया हंसती और कहती, मम्मी ये आज की जनरेशन नहीं लेके आई है, ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही थी, लेकिन पहले इन सब चीज़ों के लिए कोई भी कानून नहीं था, लोग डरते थे तो सारे लोग छुप छुप के ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अब कानून है, सपोर्ट सिस्टम है, तो सब खुल के सामने आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये मत बोलो कि ये नई जनरेशन के लिए, ये बहुत पहले से ही है। क्या पता हमारे आसपास जो शादीशुदा लोग हैं वो भी इन्हीं सेम जेंडर के लिए अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो डर के मारे कभी सामने ही नहीं आ पाए और ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी गुजारे। कभी आपने ये देखा है कि एक इंसान के पास सारी चीज़ें होती है, उसका अच्छा परिवार होता है, पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन चाहकर भी वो ना शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाता है और लोग कहते हैं कि शायद काम का प्रेशर है इसीलिए दुखी है। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि अंदर से इंसान क्या फ़ील कर रहा है, लेकिन कोई ये सब सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए कोई बताना ही नहीं चाहता। लेकिन अब सभी लोग
पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें आगे आ रही हैं तो लोग भी आगे आ रहे हैं। उसकी माँ काया की बात बहुत अच्छे से समझ जाती है और उसकी मम्मी को भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही थी, क्योंकि जब उनकी मम्मी छोटी थी तो उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें सुनी थी, लेकिन वो सारी चीज़ें दब चुकी थी और बचपना समझ के उन चीज़ों को दबा दिया था। लेकिन अब काया की मम्मी को भी समझ आता है कि ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही चली आ रही है। उसकी मम्मी अपनी काया को गले लगा लेती है और वो कहती है कि चल किया तुझे एक्सेप्ट, तू जैसी भी है मेरी है। काया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे किसी का भी डर नहीं था, उसकी बस उसे अपनी मम्मी की फ़िक्र थी। उसकी मम्मी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी मम्मी और काया दोनों अब फ्लैट में खुशी-खुशी रह रहे थे, लेकिन काया अपने पार्टनर की तलाश जारी थी, जिसमें उसे एक ट्रू और एक सीरियस रिलेशनशिप वाली पार्टनर चाहिए। उसकी मम्मी वापस चली जाती है और वहाँ जाके वो अपने बेटे यानी कि काया के भाई को और उसके पापा को भी सारी चीज़ें बता देती है और उसका भाई हँसता है और कहता है मुझे तो पहले से उस पे शक था, क्योंकि जो इतनी इंटेलिजेंट और इतनी खूबसूरत है, कभी लड़कों के चक्कर में फँसी नहीं, तो वो लड़की के चक्कर में ही फँसेगी ना। उसका भाई बहुत जॉली नेचर का था, उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। और बात रही पापा की, तो काया का भाई और उसकी मम्मी उसके पापा को समझाते हैं कि अब तो सरकार ने भी बोल दिया है कि सेम जेंडर के कपल एक दूसरे के साथ लिविंग में रह सकते हैं। हालांकि वो अभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर शादी के लिए भी उन्हें ये कानून मिल जाएगा। उसके पापा को भी बहुत सारे इंटरव्यू और वीडियोस दिखाए जाते हैं। उसके पापा भी समझ जाते हैं कि उसकी बेटी इकलौती नहीं है, उसके जैसे बहुत हैं। तो उसके पापा भी अपनी बेटी काया को खुश कर लेते हैं और उसके पापा कहते हैं काया, अगर तुम कोई बहू लाओगी, मतलब तुम्हारी जो भी फ्यूचर पार्टनर होगी वो तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो काया हंसती रहो, कहती है पापा फिक्र मत करो, मैं जैसी हूँ मैं उसे वैसी ही ढूंढूंगी। काया बहुत खुश थी क्योंकि उसे बस इस चीज़ का डर था कि पता नहीं उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लेकिन अब तो उसकी फैमिली उसकी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन चुकी थी। काया बहुत खुश होती है और इन फ्यूचर उसे एक लड़की से भी प्यार हो जाता है, जो कि सच्चा प्यार था। उस लड़की से वो अपने परिवार वालों से भी मिलाती है और फिलहाल तो काया अपनी पार्टनर के साथ बेंगलोर में ही रह रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ कि आपको काया की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी आपको कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।